फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ जीएफआर बाय चेंजिंग इन डिटर्मिनेंट, इस टॉपिक पे आज हमारी सेकंड वीडियो होने जा रही है। और लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट पिछली दो वीडियोस में हमने ये पढ़ा था कि फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट के बारे में पढ़ा था, वो किस तरह मतलब चेंज होता है। और नेट फिल्ट्रेशन के में क्या पढ़ा था? फोर्स अपोजिंग फिल्ट्रेशन। अब हम पढ़ने वाले हैं फोर्स फेवरिंग फिल्ट्रेशन। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन सब को पहले देख लें, फिर आपको ये फोर्स फेवरिंग फिल्ट्रेशन की समझ आएगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फोर्स फेवरिंग फिल्ट्रेशन। फोर्स फेवरिंग फिल्ट्रेशन। अब फोर्स फेवरिंग फिल्ट्रेशन दो चीज़ों, इसके दो डिटर्मिनेंट हैं। एक होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन ग्लोमेरुलर कैविटीज, यहाँ होगा, और कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर इन बोमेन कैप्सूल, मतलब बोमेन कैप्सूल इधर होगा तो ये भी इधर होगा, ये इधर ज़ीरो होता है। तो इसको तो हमने पढ़ना ही नहीं है। आज हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन ग्लोमेरुलर कैविटीज। मतलब ये है कि अगर यहाँ हमारे ग्लोमेरुलर कैविटी में ना अगर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगा तो हमारा नेट फिल्ट्रेशन भी इंक्रीज़ डिक्रीज़ होगा और हमारा जीएफआर भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होगा। तो इसलिए कहते हैं कि जीएफआर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। और ये नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? हमारे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन ग्लोमेरुलर कैविटीज़। अब इस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को ना हम तीन पार्ट में पढ़ने वाले हैं। मतलब ये तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है, कौन कौन से फैक्टर इसको चेंज करते हैं। एक है सिस्टमैटिक ब्लड फ्लो, एक तो हमारा एरियल ब्लड फ्लो के इंक्रीज और डिक्रीज होने की वजह से ये चेंज होगा। और हमारा अफेरेंट आर्ट्रियोल रेजिस्टेंस, मतलब डायलेशन और कंस्ट्रक्शन की वजह से ये क्या होगा? इंक्रीज और डिक्रीज होगा हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और क्या होगा? हमारा इफेरेंट आर्ट्रियोल रेजिस्टेंस, इसकी भी मतलब चेंज होने की वजह से हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन ग्लोमेरुलर कैविटीज पे इम्पैक्ट होगा। चलिए अब स्टार्ट करने वाले हैं पहला वाला, सिस्टमैटिक ब्लड प्रेशर। सपोज़ यहाँ से हमारे हार्ट से ब्लड आया हमारे अयोटा में, फिर हमारे आर्टरी में। अगर इस हमारे ब्लड फ्लो, इस हमारे सिस्टमैटिक ब्लड प्रेशर अगर इंक्रीज़ होगा तो यहाँ से तेज़ी से बहुत ही स्पीड से आएगा ना ब्लड हमारे किसमें? रीनल आर्टरी में, फिर अफेरेंट आर्ट्रियोल में। अगर यहाँ से स्पीड से बहुत ही तेज़ स्पीड से हमारा मतलब बहुत ही हाई प्रेशर से हमारा ब्लड आ रहा है तो क्या होगा? हमारा हमारा मतलब फिल्ट्रेशन भी जल्दी होगा, हमारा नेट फिल्ट्रेशन भी जल्दी होगा, और हमारा जीएफआर भी जल्दी होगा, मतलब इंक्रीज़ होगा। तो यही लिखा हुआ है, अगर हमारे सिस्टमैटिक ब्लड प्रेशर यहाँ से इंक्रीज़ हुआ तो क्या होगा? हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यहाँ भी इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा। और क्या होगा? हमारा नेट फिल्ट्रेशन यहाँ पे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होगा। अगर क्या होगा? हमारा सिस्टमैटिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होगा तो फिर जीएफआर भी हमारा इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होगा। चलिए पढ़ लेते हैं। इफ़ सिस्टमैटिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज, यहाँ से ब्लड इंक्रीज हो रहा है, एंड नेचुरली ब्लड विल कम टू ग्लोमेरुलर कैविटीज विद हाई प्रेशर, देन क्या होगा? हमारा क्या होगा? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा, हमारा नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा, तो हमारा जीएफआर भी इंक्रीज हो जाएगा। मतलब हमारा यहाँ से मतलब ब्लड की फिल्ट्रेशन बहुत ही स्पीड सी होगी, क्योंकि प्रेशर बहुत हाई हो गया है तो ये भी फिल्ट्रेशन भी मतलब बहुत ही जल्दी होगी। तो अब हम सेकंड पढ़ने वाले हैं क्या? अफेरेंट आर्ट्रियोल रेजिस्टेंस। मतलब यह है कि ये हमारा अफेरेंट आर्ट्रियोल की क्या कंस्ट्रक्शन और डायलेशन, मीन वैसो कंस्ट्रक्शन और वैसो डायलेशन। तो कंस्ट्रक्शन क्या होती है? कंस्ट्रक्शन तो थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेते हैं, पिक्चर में देख लेते हैं। सपोज़ ये हमारा क्या है? ये हमारा ब्लड आया, ठीक है, हमारे रीनल आर्टरी है और यहाँ से हमारा अफेरल आर्टरी में ब्लड जा रहा है। तो यहाँ पे ना कंस्ट्रक्शन हो गया, मतलब ये जो पहले यूं आर्टरी थी तो ये थोड़ी सी मतलब इसका ल्यूमन ना बिल्कुल ही मतलब वो नैरो हो गया। तो मतलब वाल मतलब कंस्ट्रिक्ट हो गई, जिसकी वजह से क्या होगा? हमारा यहाँ से क्या होगा? हमारा यहाँ से देखो, ये देखो ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। अगर ब्लड फ्लो कम हो जाएगा तो यहाँ हमारा ये जो प्रेशर होगा ना, तो ये भी क्या? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी कम हो जाएगा। अगर ये कम हो जाएगा तो हमारा फिल्ट्रेशन भी, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर भी डिक्रीज़ हो जाएगी और हमारा जीएफआर भी डिक्रीज़ जाएगा, और जिसकी वजह से यहाँ पे फिल्ट्रेशन बहुत ही कम होगी। इसी तरह अब कौन कौन से
फैक्टर होती हैं जो क्या करती हैं, इसको डायलेट करती हैं। हमारा सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रिलीज़ करता है किसको, एपिनेफ्रॉन और एपिनेफ्रॉन। और यहाँ पे इन दोनों के, इन तीनों के, बल्कि यहाँ क्या होते हैं, रिसेप्टर होते हैं जिसको हम बोलते हैं, ये ग्रीन वाले जिसको हम बोलते हैं अल्फ़ा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। इनकी वाल में इनके रिसेप्टर होते हैं। जब ये एपिनेफ्रॉन और एक्टिवेट करती हैं इन रिसेप्टर को, फिर ये रिसेप्टर क्या करवाते हैं, कॉन्स्ट्रिक्शन करवाते हैं, जिसकी वजह से फिर आर्टरियोल से ब्लड बहुत ही कम हमारे ग्लोमेरुलर कैविटीज़ में आता है, और ये प्रेशर भी इंक्रीज़ हो गया, जीएफआर भी इंक्रीज़ होगी क्या, और नेट फिल्ट्रेशन भी इंक्रीज़ होगी, जिसकी वजह से यहाँ पे फिल्ट्रेट मटेरियल कम आया और फ्लूइड कम आया। तो ये चीज़ वही इधर हम पढ़ लेते हैं। ये देखें, when afferent arteriole is constrict then glomerular blood pressure क्या डिक्रीज़ होगा। जब हमारा अफेरेंट आर्ट्रियोल क्या होगा, कंस्ट्रिक्ट होगा, तो ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ होगा, ग्लोमेरुलर प्लाज्मा फ्लो भी डिक्रीज़ होगा, और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी डिक्रीज़ होगा, और नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर भी डिक्रीज़ होगा, और जीएफआर भी डिक्रीज़ होगा। अब इन सब फैक्टर को डिक्रीज़ कौन कौन से मेजर फैक्टर कर रहे हैं, ये है हमारे एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। तो ये देखिए, ये हमारा एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन थ्रो अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर स्टिमुलेट फिर आर्टरियोल एंड काज कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे क्या होगी, कंस्ट्रक्शन पहले यूँ थी, अब कंस्ट्रक्ट होगी। फिर ये अफेरेंट आर्टरियोल हैव मोर, जो हमारा अफेरेंट आर्टरियोल है ना, अफेरेंट आर्टरियोल, अब ये मैं बताता हूँ आपको इधर ही। ये देखो, ये हमारा क्या है, अफेरेंट आर्टरियोल है, ये इफेरेंट आर्टरियोल है। वो कह रहा है कि हमारे अफेरेंट आर्टरियोल पे ये अल्फ़ा 1 रिसेप्टर ज़्यादा है। अगर यहाँ पे अल्फ़ा 1 रिसेप्टर ज़्यादा होंगे तो ये एपिनेफ्रॉन और एपिनेफ्रॉन भी इधर ज़्यादा आएंगे और यहाँ ज़्यादा कंस्ट्रक्शन होगी। तो इधर तो बहुत ही कम है। मतलब फिर आर्टरियोल में क्या, ये रिसेप्टर ज़्यादा है जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन ज़्यादा होती है, इधर कम होती हैं। तो जिसकी वजह से एपिनेफ्रॉन और नॉर एपिनेफ्रॉन इधर कम कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, क्योंकि रिसेप्टर तो है ही नहीं। तो इधर यही बात है। अफेरेंट आर्टरियोल हैव मोर अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एज कंपेयर टू इफेरेंट आर्टरियोल, सो sympathetic nervous system activate will constrict afferent arteriole more as compared to efferent arteriole। अब जिस तरह ये दो मेजर हैं जो कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, इस तरह हमारा क्या, एंडोथेलिन भी क्या करवाता है, हमारा कंस्ट्रक्शन करवाता है किसकी, अफेरेंट आर्टरियोल। अब थोड़ा सा ना इसके बारे में पढ़ लेते हैं। एंडोथेलिन, अगर हमारे एंडोथेलिन ना हमारे ब्लड में ज़्यादा चला जाए, मतलब ज़्यादा हो जाए, तो क्या होता है, एक्यूट रीनल फेलियर होता है, क्रोनिक रीनल फेलियर होता है, और प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन होता है। तो ये तो हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं इसके बारे में, डायलेशन के बारे में। कंस्ट्रक्शन तो पढ़ लिया हमने, अब फिर आर्टरियोल की अब पढ़ने वाले हैं डायलेशन के बारे में। तो थोड़ा डायग्राम पढ़ लेते हैं, डायग्राम को देख लेते हैं। यहाँ से हमारा मतलब यहाँ पे हमारा ब्लड आया रीनल आर्टरी के ज़रिए, और हमारा एफेरेंट आर्टरियोल में जा रहा है नॉर्मल। और किसी भी कंडीशन में ना, ये जो हमारा ये जो है ना, ये यहाँ पे ना डायलेशन हो जाती है। ये हमारा फिर आर्टरियोल पहले यूँ थी ना, नॉर्मल थी, फिर ये यूँ इतनी बड़ी होगी। जब इतनी बड़ी होगी तो क्या होगा, इसकी वजह से हमारा ब्लड फ्लो ईज़िली हमारे बहुत ही स्पीड से जाएगा, क्योंकि ये तो इतना मतलब एक मतलब बहुत ज़्यादा ल्यूमन बहुत खुला हो गया है, ठीक है ना। और तो क्या होगा, इससे हमारा ब्लड बहुत ज़्यादा जाएगा। अगर ब्लड इंक्रीज़ जा रहा है तो क्या हमारा प्रेशर भी इंक्रीज़ हो रहा है, कौन सा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी इंक्रीज़ हो रहा है। अगर ये इंक्रीज़ होगा, अगर हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा, हमारा जीएफआर भी इंक्रीज़ होगा, और हमारा नेट फिल्ट्रेट प्रेशर भी इंक्रीज़ होगा। अब कौन कौन से फैक्टर यहाँ पे डायलेशन करवाते हैं, हो गए हैं हमारे नाइट्रिक ऑक्साइड और ब्रैडिकाइनिन और प्रोस्टाग्लैंडिन। आपने इस प्रोस्टाग्लैंडिन को याद रखना है, ये बहुत ही तरह एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू आने वाला है। चलें, तो इधर पहले ना पढ़ लेते हैं थ्योरी। व्हेन अफेरेंट आर्टरियोल इज डायलेटेड देन क्या होगा, डायलेट हो गया ना, ये तो पहले यूँ था, अब इतना डायलेट हो गया तो क्या होगा, हमारा ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो भी इंक्रीज़ होगा। ये देखो, ग्लोमेरुलर प्लाज्मा फ्लो भी इंक्रीज़ होगा, और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी इंक्रीज़ होगा, और नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर भी इंक्रीज़ होगा, और जीएफआर भी इंक्रीज़ होगा। और कौन कौन से मेजर फैक्टर हैं,
ये है मेजर फैक्टर कौन, मेजर डायलेटर कौन कौन से हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड है, ब्रैडिकाइनिन है और प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ये देखो मैंने वीआईपी लगा रखा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही। अब ये मैं आपको थोड़ा डायग्राम देख लेंगे इधर थोड़ा ना। सपोज सपोज ना, अब कोई भी पेशेंट किसी शोक में होता है या फिर किसी स्ट्रेस में होता है, तो क्या करता है हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ना, इन दोनों को एक्टिव करता है, इन दोनों को, ये तो दोनों रिलीज करता है, एपिनेफ्रॉन और नॉर एपिनेफ्रॉन। वो जाके इधर अल्फा वन रिसेप्टर के पास जाते हैं, जो कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करवाते हैं। कंस्ट्रक्शन मीन पहले यूँ था, तो ये ल्यूमन कम हो गया, नैरो हो गया। जब कंस्ट्रक्शन करवाएगा तो हमारा क्या होगा, ब्लड फ्लो भी लो हो जाएगा, हमारा जीएफआर भी लो हो जाएगा और हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी लो हो जाएगा और हमारा नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर भी लो हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, हमें रीनल फेलियर भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे इधर हमारे ग्लोमेरुलर कैविटी में ब्लड नहीं जा रहा। अगर ब्लड नहीं जाएगा तो यहाँ पे फिल्ट्रेट कैसे होगा, ठीक है ना। हमारे जो जो हमारा यूरिया, जो हमारे वेस्ट मटेरियल इधर कैसे, ब्लड कैसे फिल्टर होगा और हमारा यूरिन कैसे प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से हमारा रीनल फेलियर हो जाएगा। इसको बचने के लिए ना, किडनी के अंदर क्या होता है, किडनी के अंदर एक अपना हार्मोन होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन, स्पेशली PGE2 और PGI2 होता है। ये क्या करती हैं, ये किडनी रिलीज करती है इस हार्मोन को। ये हार्मोन इधर आता है, यहाँ पे क्या करवाता है, ये पहले इसने क्या करा था, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने क्या किया था, कंस्ट्रक्शन करवाई थी। तो किडनी ने प्रोड्यूस किया प्रोस्टाग्लैंडिन और इसने आके डायलेशन करवाई और नॉर्मल रूटीन के साथ ब्लड आया और यहाँ से फिल्ट्रेट होकर हम मतलब यूरिन एक्सक्रीट आउट हो गया। तो अगर अगर हम इसी तरह के पेशेंट को, जो कि शॉक में है, स्ट्रेस में है और ये सिचुएशन है, इस तरह के पेशेंट को ना हमने एक ड्रग्स दे दी जिसको हम बोलते हैं नैसिड। अगर इस ड्रग्स, ये हमने ड्रग्स उस पेशेंट को दे दी ना, तो वो ये क्या करेगा गलती से, ये जो है ना, ये ड्रग्स, ये ना हमारे किडनी के जो अपना हार्मोन है ना प्रोस्टाग्लैंडिन, इसको ब्लॉक कर देता है। अगर ये ब्लॉक होगा ना, तो ये जो इधर कंस्ट्रिक्ट हो रही है, तो ये हमारा यहाँ पर डायलेशन नहीं करवाएगा ना। अगर डायलेशन नहीं करवाएगा तो क्या होगा, हमारा रीनल फेलियर हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि इस तरह की शॉक या स्ट्रेस अगर पेशेंट है, तो इस तरह की सिचुएशन में ना हमें हमें ना पेशेंट को ये ड्रग्स नहीं देनी चाहिए। तो ये सारा कुछ मैंने थ्योरी में लिख रखा है। इन सच पेशेंट हु आर अंडर सेवर स्ट्रेस या शॉक, एक्सट्रीम सेवर पेन, ट्रॉमा, कार्डियक फेलियर, देन पेशेंट विल हैव सेवर सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम रिलीज एपिनेफ्रिन एंड नोर एपिनेफ्रिन। क्या करेगा, will constrict afferent arteriole powerfully, then there will be a dangerous decrease of GFR and cause renal failure. But kidney protect itself by producing local hormone। कौन सा लोकल हार्मोन है, प्रोस्टाग्लैंडिन, जो कि PGE2 होता है और PGI2 होता है, विच काज डायलेशन इन अफेरेंट आर्टरियोल एंड मेंटेन GFR। सो किडनी शुड नॉट गो इनटू फेलियर। अब मैंने कहा था ना कौन सी ड्रग्स नहीं देनी, वो ड्रग्स का नाम है ये देखो मैंने शार्ट में लिखा हुआ था, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। इफ इन सच पेशेंट, इफ डॉक्टर गिव NSAID drugs, then kidney will not produce prostaglandin and cause intense constriction of afferent arteriole, जिसकी वजह से हमारा फिल्ट्रेशन कम होगी, हमारा फिल्ट्रेशन रेट कम होगा। GFR, यहाँ सॉरी ये FR है, ये क्या है, GFR है, ये मैं लिखना भूल गया। कम होगा, फिर क्या होगा, रीनल फेलियर हो जाएगा। इट बेटर टू नॉट गिव दिस ड्रग इन सच सर्कमस्टांसिस। तो हम हमारा नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं ये, इफेरेंट आर्टरियोल। मतलब हमने पढ़ना है, ये तो हमने अफेरेंट आर्टरियोल तो पढ़ लिया, अब हमने पढ़ना है इफेरेंट आर्टरियोल। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी डायलेशन होगी, इसमें भी कंस्ट्रिक्शन होगी। और सबसे जो मेन MCQs इधर है ना, वो पता है क्या है, कि हमारा जो मोस्ट पावरफुल अफेरेंट आर्टरियोल, जो कि
हाँ, जो अफेरेंट आर्टरियोल को क्या करवाता है, कॉन्स्ट्रिक्ट करवाता है, उसको बोलते हैं एंजियोटेंसिन 2। एंजियोटेंसिन के बारे में आपको पता है ना, मैं आपको बताता हूँ एंजियोटेंसिन के बारे में ना, थोड़ा एक मैंने एक डायग्राम बना रखी है, उसमें मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। ये फ्यूचर में वीडियो भी अपलोड करूँगा ना इसके बारे में। हाँ, सपोज़ ये है कि हमने पढ़ा था कि यहाँ पे होते हैं डिस्टल कॉन्वर्टिब्यूल में ना, ये यहाँ पे होते हैं हमारे मैक्युला डेंसा। यहाँ मैक्युला डेंसा ना हमारा ये क्या करता है, ये देखो ये प्रोड्यूस करता है रेनिन। ये रेनिन हमारे ब्लड से होता हुआ क्या जाएगा, हमारे लीवर में जाएगा। और लीवर में क्या होंगे, लीवर जो सेल है ना, ये प्रोड्यूस करते हैं क्या, एंजियोटेंसिन। ये रेनिन ना हमारे लीवर में आके इस एंजियोटेंसिन को कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन 1 में। फिर ये एंजियोटेंसिन 1 में हमारे क्या, हमारे ब्लड में जाएगी, हमारे हार्ट से होती हुई क्या जाएगी, हमारे लंग्स में। फिर ये लंग्स में होते हैं, एक एंजाइम होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये एंजाइम ना क्या करता है, इस एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 2 में। फिर ये दोबारा ब्लड से होता हुआ हमारे किस में जाएगा, हमारे रीनल आर्टरी में, फिर अफेरेंट आर्टरियोल में, फिर जाके इफेरेंट आर्टरियोल में क्या करवाएगा, कंस्ट्रिक्शन करवाएगा। जिसकी अगर ये कंस्ट्रिक्ट होगा तो क्या होगा, अगर यहाँ पे कंस्ट्रिक्शन होगी तो यहाँ पे जीएफ, मतलब यहाँ पे ब्लड तो पास नहीं हो रहा, तो यहाँ पे जीएफआर भी इंक्रीज़ होगी। और क्या होगा, नेट फिल्ट्रेशन भी इंक्रीज़ होगा, और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी इंक्रीज़ होगा। चलिए हम दोबारा अपने टॉपिक की तरफ वापस आ जाते हैं। अफेरेंट आर्टरियल रेजिस्टेंस पे। तो मतलब बहुत ही मोस्ट पावरफुल कॉन्स्ट्रिक्टर क्या है, एंजियोटेंसिन 2। तो पहले हम पढ़ लेते हैं डायलेशन के बारे में, फिर पढ़ेंगे कॉन्स्ट्रिक्शन के बारे में। तो इधर ये बताया गया है कि सपोज यहाँ से हमारा ब्लड आया रीनल आर्टरी से, फिर आर्टरी से होता हुआ क्या आया, तो हमारे क्या आएगा, हमारे ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में आएगा। अगर यहाँ से ना इफेरेंट आर्टरियोल ये डायलेट होगी, मतलब ये डायलेट मतलब खुली होगी, मतलब यहाँ इतनी बड़ी होगी, इसका सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो गया, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ब्लड बहुत स्पीड से बाहर चला जाएगा। तो अगर यहाँ से ब्लड बहुत स्पीड से जाएगा ना, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, हमारे नेट फिल्ट्रेशन भी, हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी डिक्रीज़ हो जाएगा ना, क्योंकि ब्लड तो स्पीड से जा रहा है। यहाँ पे डायलेशन हो गई है ना, तो यहाँ से ब्लड स्पीड से जाएगा बहुत ही, क्योंकि यहाँ पे डायलेशन हुई पड़ी है हमारे इफेरेंट आर्टरियोल की, तो जिसकी वजह से हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी डिक्रीज़ होगा, हमारा नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर भी डिक्रीज़ होगा, और हमारा जीएफआर भी डिक्रीज़ होगा। अब हाँ, सपोज़ यहाँ पे हमारा डायलेशन हो गई है, तो ये तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि हमारा जीएफआर भी डिक्रीज़ हुआ, तो हमारा रीनल फेलियर हो रहा है। तो हमारे क्या करती है, तो इस सिचुएशन में क्या होता है, हमारे ना वो जो मैक्युला डेंसा रिलीज़ करते हैं किसको, वो रिलीज़ करते हैं रेनिन को। फिर रेनिन क्या करती है, एंजियोटेंसिन 2 प्रोड्यूस करती है। फिर वो एंजियोटेंसिन इधर आके ना इस डायलेशन को कम करके यहाँ पे क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करवाती हैं। तब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होगी तो क्या होगा, हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी इंक्रीज़ होगा, हमारा जीएफआर भी इंक्रीज़ होगा, हमारा नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर भी इंक्रीज़ होगा। ये देखें थ्योरी में आते हैं, व्हेन अफेरेंट आर्टरियोल आर डायलेट देन ब्लड पास थ्रू ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्विकली, देन नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर डिक्रीज, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिक्रीज एंड जीएफआर विल बी डिक्रीज, as now that angiotensin is powerful constrictor. If we give drugs which reduce or block angiotensin level then क्या होगा, फिर arteriole will dilate। सपोज यहाँ पे क्या एंजियोटेंसिन ने मतलब क्या कर रखी है, कंस्ट्रक्शन कर रखी है, तो हम ऐसे जो ड्रग्स देंगे जो इस एंजियोटेंसिन को ब्लॉक करेगी, और ब्लॉक करेगी तो क्या होगा, डायलेशन हो जाएगी। तो ये इसके उलट, मतलब हमने पहले बताया है कि अगर डायलेशन होगी तो हमने क्या करना है, रेनिन को एक्टिव करना है, इसको मैंने एक्टिव करना है एंजियोटेंसिन 1 को, जो डायलेशन करवाएगा। सपोज हमने डायलेशन करवानी है तो क्या होगा, हम ड्रग्स देंगे पेशेंट को, वो क्या करेगी, एंजियोटेंसिन 2 को ब्लॉक करेगी और डायलेशन हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो ये थ्योरी है। अब हम पढ़ने वाले हैं इसके बारे में, कंस्ट्रक्शन के बारे में। अब कंस्ट्रक्शन ना दो टाइप की होती है, एक होती है मॉडरेट कंस्ट्रक्शन जो कि थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन होती है, और एक होती है सवेयर कंस्ट्रक्शन, तो बिल्कुल ही मतलब वो ना मतलब एफिरेंट आर्टरियोल बंद हो जाता है, मतलब
पहले हम पढ़ते हैं मॉडरेट कंस्ट्रक्शन। यहाँ से देखो ये ना हमारा इफिशिएंट आर्टरियोल है, यहाँ ये हमारी मॉडरेट कंस्ट्रक्शन हो गई है। ये इतनी थी पहले सरफेस एरिया, अब इतना हो गया है। तो यहाँ से जब यहाँ से ब्लड का फ्लो कम जा रहा है इफिशिएंट आर्टरियोल में, और यहाँ पे ब्लड ज़्यादा हो गया है, तो अगर यहाँ ब्लड ज़्यादा होगा तो हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी इंक्रीज़ होगा। अगर ये इंक्रीज़ होगा तो ये इस ब्लड को नीचे की तरफ पुश करेगा ना, जिससे हमारा नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर भी इंक्रीज़ होगा और हमारा जीएफआर भी इंक्रीज़ होगा। सपोज इसके रिवर्स ही आ जाते हैं। एक और बात इधर, अगर क्या है सीवियर कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, सीवियर कंस्ट्रक्शन में ऐसा होता है कि यहाँ पे तो बिल्कुल ही ब्लड नहीं जा रहा, ब्लड रुक सा गया है और सारा ब्लड यहाँ पे जमा हो गया है। फिर आर्टरियोल से ब्लड पास आउट ही नहीं हो रहा, तो यहाँ पे ब्लड बहुत ज़्यादा जमा हो गया है, प्लाज्मा या ब्लड, ठीक है ना। अगर यहाँ पे जब जो हमें पता है कि प्लाज्मा में प्लाज्मा प्रोटीन होती हैं, जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लाज्मा प्रोटीन जमा हो जाएंगी, और प्लाज्मा प्रोटीन क्या करता है, हमारा कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर प्रोड्यूस करता है, जो कि हमारे अपोजिट होता है किसके, फोर्स फेवरिंग फिल्ट्रेशन के। तो क्या करता है, ऊपर की तरफ प्रेशर एक्सर्ट करता है, जिसकी वजह से हमारा क्या होगा, हमारा जीएफआर भी कम हो जाएगी और हमारा नेट फिल्ट्रेशन भी कम हो जाएगा किसकी वजह से, कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से। तो थ्योरी पढ़ लेते हैं। हमें पता है कि मॉडरेट कंस्ट्रक्शन में हमारा कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर भी इंक्रीज़ हो जाता है, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर भी इंक्रीज़ होती है और जीएफआर भी इंक्रीज़ होती है। और सेवर कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, देयर इज़ आल्सो इंक्रीज इन किसमें, कोलाइडल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन ग्लोमेरुलर कैविटी, बट बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन आल्सो इंक्रीज विच left the plasma protein in highly concentrated, and colloidal osmotic pressure will increase which decrease GFR। इसमें क्या होगा हमारा, पहले तो हमारा तो यहाँ पे ब्लड पास आउट नहीं हो रहा, तो क्या हो रहा है, हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है और फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन भी इंक्रीज़ हो रही है, जिसमें प्रोटीन होती है। अगर प्रोटीन ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, हमारा कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा और हमारा ये जीएफआर और नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर भी डिक्रीज़ हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन जमा हो जाती है। जब प्रोटीन जमा हो जाएगी तो वो एक और प्रेशर प्रोड्यूस करेगी, जिसको बोलते हैं कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, जो कि हमारे फिल्ट्रेशन के अपोजिट होता है, जो कि हमारे फिल्ट्रेशन को रोकता है। तो ये जीएफआर ने कम कर दी और नेट फिल्ट्रेशन भी कम कर दिया। तो ये हमारा था, ये देखे ना। अब ये एक थोड़ा ना ये देख ले, यहाँ पे क्या हुआ, जीएफआर, तो ये हमारा हो गया मॉडरेट और ये हमारा हो गया सेवरल। मतलब यहाँ पे क्या होगा ये हमारा मॉडरेट है, यहाँ पे हमारा क्या, ये हमारा ये ग्राफ बनाया है, ठीक है ना। और जिसमें हमारा जीएफआर मॉडरेट होगी और जीएफआर सवियर होगी, ठीक है ना। ये मैंने ग्राफ बनाया हुआ है। तो ये आप एक बार तो देख लें, ये सारी चीज़ें वहीं लिखी हुई हैं। ये इसका आप ना एक वो ले लें, पिक्चर ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें। ये सारी चीज़ें मैंने वो लिखी हैं जो मैंने पिछले 3-4 लेक्चर में बताया है। ये थोड़ा ना मैंने ना टेबल बना के रखा हुआ है, तो इसको आप देख लें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कौन कौन से सब्सटेंस क्या होती हैं, फ़िल्टर होते हैं, और कौन कौन से नहीं फ़िल्टर होते हैं। और फिर पढ़ने वाले हैं क्या इंसुलिन और हेमोग्लोबिन के बारे में, वो किस तरह फ़िल्टर होती हैं। फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे हम रीनल क्लियरेंस ऑफ सब्सटेंस के बारे में पढ़ेंगे। फिर इस तरह मेजरमेंट ऑफ जीएफआर। चलें, थैंक यू सो मच।